Hello guys, let's start our current affairs lecture. आज के जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है, जो अपना सेशन है, इसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को डील करने वाले हैं। ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल की जो आपको रिकॉल करना या फिर याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट वेरी फर्स्ट एक नया जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा जर्नी है। ठीक है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल कवर करने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार हर सवाल को कम से कम 10 सेकंड के लिए आपको देखना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो अपनी जर्नी है टुवर्ड्स द I can say towards this current affairs का session, let's start our journey. पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है। Try to mark the first question. चलो, आई होप आप लोगों ने सवाल आराम से पढ़ा है। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फॉर यू अगेन। सवाल क्या देखो, रे पावर इंफ्रा एज इन एन इनिशियल पैक्ट, एक इनिशियल पैक्ट साइन किया गया है। ये क्या है, दिस इज वन कंपनी, दिस इज वन टाइप ऑफ कंपनी है आपकी। ठीक है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, किस लिए, टू बिल्ड अ 500 मेगावोल्ट solar park in the state. What is the target for renewable energy प्रोडक्शन? इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट क्या है? कितने रिन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है अप टू द ईयर 2030? 2030 तक कितना एनर्जी प्रोड्यूस करना है इंडिया को? व्हाट इज द टारगेट? आर यू अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Remember, we have decided to build it total 500 gigawatt renewable energy production up to the year 2030, 2030 तक। ठीक है, and that's why this particular thing is very much important. लेकिन हाँ, अगर ये टारगेट अचीव करना है तो आपको डेफिनेटली जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका सपोर्ट लेना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी रिमेंबर, ये जो पर्टिकुलर गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्रोडक्शन का किस्सा है, ये जो एनर्जी है आपकी, ठीक है, ये कहाँ से आने वाला है? ये एनर्जी प्रोडक्शन कितना कहाँ से आने वाला है आपका? रिमेंबर, ये आने वाला है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ से आने वाला? स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी करके रखा है कि रॉ पावर इंफ्रा लिंक प्रोजेक्ट, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया। आपको मेरे साथ लिखना है सारी चीजों को, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, सिमिलरली इनका मेन टारगेट की वही है, सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव का मतलब ही होता है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर या फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूचर। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी को क्या करना है, प्रमोट करना है, तो सोलर पार्क आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर यहाँ में क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन दोनों को साथ में मिलकर चलाना है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए आपका और इन्वायरमेंट भी क्या होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए। इसलिए पर्टिकुलर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है।
चलो, आई होप आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है। यहाँ पे लिखा है which country has unveiled two new nuclear powered submarines। दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को अनवील किया गया है, लेके आए हैं। पहला नाम क्या है उसका? पहला नाम है आपका क्रासनोरस एंड सेकंड नाम क्या आपका? एम्पेरर अलेक्जेंडर। तो ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है किसके द्वारा बनाई गई है? यू हैव मल्टीपल ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक किसके द्वारा बनाई गई होगी? इजराइल, ईरान, रशिया या जापान? So remember what is your correct answer? Correct answer is Russia। इसके द्वारा बनाई गई है, यानी कि रशिया द्वारा ये जो पर्टिकुलर है सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई है। यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जापान इज इन न्यूज। आपने सुना होगा कि हालांकि अर्थक्वेक भी आया है जापान में, वेरी मच डेंजरस थिंग हैपेंड इन जापान, ठीक है, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग ने इसके बारे में अवेयर हो, ठीक है। नाउ so this is again very important thing Russia has launched it। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ, यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि प्लीज राइट डाउन दिस इज अ 7th बोरिया क्लास एटॉमिक पावर्ड सबमरीन, ठीक है। दिस इज अ 7th बोरिया क्लास एटॉमिक पावर्ड सबमरीन to enter the service। Each of them is armed with a 16 nuclear tipped Bulava International Ballistic Missile। This missile are very much important। रशिया बिल्ड कर रहा है, दुनिया में खौफ में, दुनिया में इस तरीके से किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल। नेक्स्ट, चलो, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने सवाल अच्छे से पढ़ा है एंड कभी तो इसके बारे में सोचा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड, ठीक है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड, ठीक है। इनके द्वारा 80 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट साइन है, एक डील साइन है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। क्यों साइन की है? उन्होंने क्या बोला है? दे वांटेड टू डिप्लॉय द इंटेलेक्ट, emap.ai, emap.ai, a powered cash management system। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो एटीएम्स होते हैं उनके असोसिएटेड में ये चीज बोली जा रही है। एंड रिमेंबर, ये कौन है? एक कर्नाटका की कर्नाटका की कंपनी है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट डील क्या है, साइन है। रिमेंबर, इस बाय साइन बाय द इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड एंड द इंडियन बैंक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इंडियन बैंक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आपका? इंडियन बैंक का आपका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट, यस, यहाँ पे यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि चेन्नई बेस्ड, कर्नाटक बोलता है लेकिन चेन्नई बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है for financial and insurance clients। They have signed this 80 crore 5-year deal with Indian Bank to deploy Intellect emap.ai powered cash management system। Specifically, जो उनके ATMs है, देखो 4,900 ATMs and 5,790 domestic branches, ठीक है। They serves over 100 million customers, ठीक है। उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है टोटल 100 मिलियन कस्टमर्स को विद
41,000 employees, with 41,000 employees and 140 billion worth of asset. 41,000 employees and $140 billion worth asset. As a project, the projected that is the India leave that the Indian bank has taken. The objective इसमें क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है, द इंडियन बैंक जो है उनका एक ऑब्जेक्टिव है क्या, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय leveraging the technology wherever possible, with transaction banking and supply chain management being the key growth of a engine. तो दिस इज पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट है। ये भी अगर सवाल आता है आपको एग्जाम में कि भाई इंडिया लीव ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, ये भी सवाल अगर आपको लिए आता है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है किसके द्वारा, इंडियन बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। क्या प्रोग्राम है, सेम जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये जो ट्रांजेक्शन बैंक है उसके लिए पर्टिकुलर हम जो कर रहे हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल मैं चाहता हूँ, टेक योर टाइम, थिंक एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये टॉपिक पहली बार सुना होगा या फिर पहली बार देखा होगा। क्या होता है जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और फिर जब वो निर्णय लिया जाता है तब जो है हम इस सभी चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 356 के ऊपर कुछ बयान दिया गया था, उस बयान को देखते हुए हमने ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है, समझो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोला गया है। अब प्रेसिडेंट रूल का मेन कंसर्न क्या होता है पता है किसी को, कि प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट रूल अगर है आपका, इसका मतलब क्या है, कोई अगर स्टेट है, ठीक है, कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट खुद को फंक्शन नहीं कर पा रही, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है और वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाते, देयर इज अ ह्यूज इशू विद देयर लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का अगर केस है तो वहां पे हम एंटर करेंगे और एंटर करके लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सेंट्रल वहां पे बीच में आ जाएगा, सेंट्रल कंट्रोल ले लेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेगा तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत ले लेगा, आर्टिकल 356, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। सिमिलरली कोई अगर स्टेट है वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं मान रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, या फिर वहां की जो स्टेट मशीनरीज है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव नहीं कर रही है, कुछ उनका अलग ही चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, तब भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने से क्या हो जाएगा, तो जो भी स्टेट है उस स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब जो मंत्री वगैरह जो लोग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो जो है सरकार चलाते हैं। तो ऑब्वियसली होता है कि कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आके तो नहीं चलाएंगे, तो कौन चलाएगा उनके बिहाफ, जो गवर्नर होते हैं वो चलाते हैं।
अब देखो, अगर ये भी सिनेरियो, इतना भी सिनेरियो अगर आपको क्लियर है, व्हाट इज द प्रेसिडेंट रूल, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है? The proclamation of president rule should be approved in both the House of Parliament within 1 month of its issue. This is statement number 1. Now, what is your statement number 2? Statement number 2 क्या है आपका? यहाँ पे after initial 6 months, the president rule can be extended for the period of 3 years with a parliamentary approval in every 1 year. तो ये every 1 year नहीं होता है, it's every 6 month होता है. हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ता है? अप्रूवल जो है लेना पड़ता है. ठीक है. अब सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देखो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इफ देयर इज एनीथिंग रिगार्डिंग विद दैट कि प्रेसिडेंट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ रिवोकेशन, मतलब उसको हटाना है ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल, इट डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको जरूरी नहीं है. तो ऐसा बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है जरूरी नहीं है अगर आपको प्रोक्लेमेशन निकाल देना है तो. एंड इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट तो आपका क्या है? पक्का वहां पे क्या है आपका, मतलब रॉन्ग ही है. सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग ही है. ठीक है. नाउ यहाँ पे याद रख लेना आपका जो स्टेटमेंट नंबर वी हैव द स्टेटमेंट नंबर विद इन 1 month ऑफ इट इशू, ऐसा नहीं है. वहां पर 2 महीने का पीरियड भी दिया जाता है. ठीक है. 2 महीने का अगर आप देखोगे, ठीक है, फॉर द डायरेक्टली इन द मैटर ऑफ द हाउस 2 महीने का पीरियड है. तो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक ही स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है इन सारी चीजों के बारे में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो ओके. आई होप ये टॉपिक आपके लिए नया होगा. ठीक है. पहली बार आपने टॉपिक के बारे में सुना होगा. यहाँ पे लिखा क्या गया है? ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन. अब देखो ये जो वर्ड है एडेप्टेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंट के हिसाब से सोचोगे तो 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला वर्ड होता है एडेप्टेशन करना और सेकंड वर्ड होता है मिटिगेशन करना. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन? तो एडेप्टेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट से आगे अभी चल रहे हैं, ठीक है, उसी हालत में खुद को अडेप्टिव कर लेना. ठीक है. उसी इन्वायरमेंट को ये मान लेना कि इन्वायरमेंट जो है ऐसे ही रहने वाला है और उसके अकॉर्डिंग फिर खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करवा लेना, उसे होता है एडेप्टेशन बोलते हैं. लेकिन व्हाट इज द मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो भी चीजें चल रही है, ठीक है, उसको कम करना है, उसको मिटिगेट करना है, मतलब कम करना है, उसके अगेंस्ट स्टैंड करना है. एडॉप्शन का मतलब है आपने स्वीकार कर लिया कि ये चीज ऐसे ही होने वाली है, तो फिर अभी उसके अकॉर्डिंग खुद को एडेप्टिव बना लो, उसके अकॉर्डिंग खुद को बिहेव कर लो. दैट इज एडॉप्शन. ठीक है. लेकिन व्हेन इट कम टू मिटिगेशन, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है. तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि एडेप्टेशन की, मतलब ग्लोबल वार्मिंग तो हो सको एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग तो होने ही वाली है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग से जो भी सुनामी आती है या फिर कुछ भी होता है करता है, तो उसके निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट. ठीक है. यहाँ पे क्या बोले, इट्स इनहांस द वर्ल्ड एडेप्टिव कैपेसिटी बाय स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस एंड रिडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज. यही तो मैंने अभी आपको समझा है. एडेप्टेशन एक जो वर्ड है, ये जो वर्ड है एडेप्टेशन, इसका मीनिंग ही वही है. वर्ड का मीनिंग ही वही है. नाउ सेकंड, it is a proposed by the African group of negotiators in a 2031 and established in 2015 under the Paris Agreement. Even this statement is a correct statement. अगर आप अवेयर नहीं हो
तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सिमिलरली, yes, it's a part of Glasgow Sharm el Sheikh Work Program. जैसे ग्लास भी बोलते हैं, इज एन इनिशिएटिव अंडर द GGA. इवन दिस स्टेटमेंट इज योर स्टेटमेंट. अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट द करेक्ट, तो ऑल थ्री आर द करेक्ट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज योर करेक्ट आंसर. जो भी लोगों ने पहली बार अगर ये स्टेटमेंट देखे हैं या फिर सुने हैं, आपको इसको हेडिंग दे दो ऊपर, ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन. एंड आपको क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट लिख के लिखने हैं, बिकॉज ऑल द थ्री स्टेटमेंट, ऑल जो थ्री स्टेटमेंट है जो यहाँ पे मेंशन है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही स्टेटमेंट है. ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने अच्छे से आपके नोटबुक में इन सब स्टेटमेंट को लिख लिया है. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है. Indian goods worth $3.7 billion. Indian goods worth $3.7 billion are entering in which country to get a boost by free trade agreement. कौन से एक देश के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें इंडिया के 3.7 बिलियन डॉलर्स के जो गुड्स है वो एंटर करने वाले हैं. What is your correct answer? Remember, here your correct answer is Oman. What is your correct answer? Oman is your correct answer. ओमान में ये सारी चीजें क्या हो रही है, चल रही है. मैंने इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन भी किया है कि there is a proposed a comprehensive free trade agreement between India and Oman. Please आपको ये नोट डाउन करके रखो, बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है इंडिया के लिए. तो साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द ओमान. ओके, रिमेंबर इंडिया एंड ओमान हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, नाउ यहाँ पर भी देखो तो डेवलपमेंट assumes significance since इंडिया एंड 6 मेंबर गल्फ कोऑपरेशन ऑफ काउंसिल, 6 मेंबर्स है उनके. कौन? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूएई has not been able to be negotiation for the more than a year. इनमें से किसी के साथ हो नहीं रहा है, लेकिन ओमान के साथ we have this particular agreement. This is due to a difference pertaining in terms of reference, especially with the Saudi Arabia. If trade work out, Oman will be the second Gulf Cooperation Council members after UAE to ink an FTA with the India. तो अगर आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लिखोगे तो उसमें ओमान, मतलब वी ऑलरेडी हैव अ एफटीए विद यूएई, यूएई के साथ हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. ठीक है, अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके साथ हो जाएगा, ओमान के साथ भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, यूएई के साथ तो हमारा है ही है, लेकिन ओमान के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, देन इंडिया एंड यूएई हैज साइन a comprehensive economic partnership agreement in February 2022. Okay, तो फरवरी 2022 में तो comprehensive economic partnership agreement भी साइन हुआ है between India and UAE. Okay, now next, very easy question, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचो. ओके, तो सवाल बहुत ही इजी है. अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये मनाया जाता है कहाँ पे, जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होंगी वहां पे. ठीक है, जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां पर इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है. ठीक है, तो सवाल ये है कि ये कब मनाते हैं. रिमेंबर इट सेलिब्रेटेड ऑन 15th of December. 15 दिसंबर को जो है मनाते हैं टी प्रोड्यूसिंग डे. सिमिलरली अगर आप इसमें भी देखोगे तो कॉफी डे का कोई पूछा था, कॉफी डे कब मनाते हैं. ठीक है, तो कॉफी डे हम मनाया जाता है 1 October को.
इंडिया में चाय के दीवाने ज्यादा है, कॉफी के दीवाने ज्यादा है? क्या लगता है आपको? सबसे ज्यादा कौन से दीवाने हैं? चाय के दीवाने ज्यादा है या कॉफी के दीवाने ज्यादा है? चलो, तो आई एम गेसिंग हियर दैट कि भाई इंडिया में अगर आप देखोगे तो चाय के दीवाने क्या है, आपको ज्यादा मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो चाय के क्या है, आपके दीवाने हैं, ठीक है। यस, रिमेम्बर चाय डे कब मनाते हैं आपका? 15 दिसंबर, ठीक है। और कौन से देश है जहां पर आपको चाय तो मिलेगी ही मिलेगी? तो देखो, दुनिया में अगर जाओगे ना, तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केनिया, ये मलाविया, मलेशिया, तंजानिया एंड युगांडा, ये सारे टी प्रोड्यूसिंग देश है। यहाँ पर चाय को हम कहते हैं उगाते हैं, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट अ चाय ऑल अक्रॉस द ग्लोब, हम इस डे को मनाते हैं। रिमेम्बर, इसको लिख लो, प्लीज राइट ऑन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया इज अ second largest producer of a tea in the world. India is the second largest producer of a tea in the world after China. ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसको मार्क करके लिख लेना। इट मस्ट बी नोटेड दैट यूएन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 मई। यूएन का जो टी डे है, इंटरनेशनल टी डे, वो 21 मई को होता है। एंड इंडिया का जो, सॉरी, जो टी प्रोड्यूसिंग देश है, उनका अगर इंटरनेशनल टी डे देखोगे तो वो कब होता है आपका? 15 दिसंबर को होता है। और ये कब से मना रहे हैं हम? सिर्फ 2005 से हम इसको मना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी लिख लिए हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। हु ओन द मिस इंडिया यूएस 2023? जो यूएस 2023 की मिस इंडिया है, उसका खिताब किनको मिला है? Again, a very famous personality, that is a Rijul Mani, ठीक है। तो रिमेम्बर, जो रिजुल, इसको लिख लो, वेरी सॉरी, प्लीज राइट डाउन दिस, ठीक है। द रिजुल मैनी है मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द मिशिगन, यूएस, ओन द टाइटल मिस इंडिया। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते, अगला सवाल। यस, थोड़ा सोचो। Fast attack craft INS, again, removable, was commissioned at which naval dockyard? So remember, it is commissioned in a dockyard of Visakhapatnam dockyard. कहाँ तक कमीशन हुआ ये? ठीक है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में क्या है, इसका कमीशन हुआ है, ठीक है। INS इज अ वेरी फास्ट अटैक शिप, ठीक है। जो एडमिरल है आपके, संदीप नैथानी, the chief of material, was the chief guest of a commissioning ceremony. It is named after the island. It is called in the Andaman group. Okay, next. इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, जब भी आप ये सवाल देखते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके? व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले वो सोचो कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी कोई देश है जिससे अगर हम लोन दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लोन देना होता है। मतलब जैसे अभी अगर आप हमसे लोन लोगे तो कम से कम आप 30-35 साल बाद आपको लोन उठाना स्टार्ट करना है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म। लेकिन इसमें क्या होता है ना, सॉफ्ट लोन में, लाइन ऑफ क्रेडिट में, सॉफ्ट लोन तो चलो वो ठीक है, लॉन्ग टर्म का है। लाइन ऑफ क्रेडिट में एक पर्टिकुलर डिफरेंस ये होता है कि सामने वाले देश को क्या करना पड़ता है, अपने ही कंट्री से मतलब खरीदना है, ठीक है। मतलब
जो भी सामने वाला देश होगा, मतलब कोई अगर एक कंट्री है, ये किसी दूसरे कंट्री को लोन दे रहा है, ठीक है, तो कुछ पर्पज से लोन ले रहा होगा ये कंट्री, तो जिस भी पर्पज के लिए लोन ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट के लिए लोन लिया जाता है, तो ब्रिज के लिए जो मटेरियल लगेगा, मटेरियल कहाँ से खरीदेगा, यहाँ से खरीदेगा। ये लोन दे रहा है इसको ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन ब्रिज का जो मटेरियल लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, वो कहाँ से खरीदनी है, ए से ही खरीदनी है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, उनके साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया गया है। विच बैंक हैज साइंड लाइन ऑफ क्रेडिट विद जर्मन डेवलपमेंट बैंक फॉर सोलर प्रोजेक्ट? रिमेंबर द आंसर इज द एसबीआई। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? एसबीआई इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सोचो, दिस इज द बीसीसीआई द्वारा हालांकि क्या किया गया है, डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर? तो वेरी फेमस कप्तान साहब, जैसे हम हमेशा कप्तान साहब ही बोलेंगे और बोलते रहेंगे, हमारे तो वही कैप्टन है हमारे आज भी। व्हाट इज द राइट आंसर है? एमएस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? एमएस धोनी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ उस जर्सी का नंबर क्या था? कोई लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज जर्सी नंबर? आपके में से कितने लोग अवेयर है? क्या वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जर्सी का नेम क्या था, मतलब वो नंबर क्या था, जर्सी नंबर? तो आई होप एवरीवन इज वेरी फेमस, वेरी सबको पता है, ठीक है, वेरी फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, now let's remember the jersey number 7, jersey number 7, the former Indian captain MS Dhoni. ठीक है, so this had taken the decision to honor Dhoni's achievements. Earlier this had retired jersey number 10, जो किसकी थी? jersey number 10 किसका था? The great Indian player Sachin Ramesh Tendulkar. Now Dhoni name has also been added this special club. ठीक है, पहले अर्लियर किसका किया गया था? जो भगवान माने जाते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर साहब, उनका जो है जर्सी नंबर 10 को इस तरीके से बीसीसीआई द्वारा एक्शन लिया गया था। ठीक है, रिटायर्ड का। और अभी किसका रिटायरमेंट हुआ है? जर्सी नंबर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट आई होप आप लोगों ने इसके बारे में भी न्यूज पेपर में पढ़ा होगा। बहुत ज्यादा ये न्यूज भी फेमस हो गई थी। Who has been named as a United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? What is the correct answer? The correct answer is option number D. क्या है? इनके बारे में मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। ठीक है, टू टाइम्स अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन एंड सीनियर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ठीक है, अंतिम ये पंघाल कैटेगरी ऑफ 53 kg has been named as a World Wrestling Rising Star of the Year 2023 in the women category. Okay, ठीक है, अंतिम पंघाल won a silver medal in a in his senior Asian Championship debut. In a view of excellent performance, ठीक है, United Nations Wrestling has honored him with the Rising Star of the Year award. ठीक है, now next थोड़ा सोचो इसके बारे में। Okay, again, this is the something which is again very much important and very much न्यूज में भी अगर आप देखोगे तो हालांकि बहुत बार जो है न्यूज में इसके बारे में भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होता है, एक बार बताओ मुझे, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी
एक पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक प्रोग्राम। दिस इज 2.1 वर्जन, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली आपको पता होगा कि इंडिया हैज रिसेंटली बैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, खास करके लैपटॉप्स, फ्रॉम द कंट्री ऑफ, कौन से देश से बैन हुए हैं? रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर? चाइना। चाइना से जो हमने ये सब चीजें क्या की है, बैन की है। और हम चाहते हैं कि हमारे ही देश में ये सारे प्रोडक्शन हो, हमारे देश में हम सारा प्रमोशन का काम करें, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि विद whom the defense ministry signed an agreement for the purchase of electronic fuels, for the purchase of electronic fuels। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स को परचेज करने की एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो राइट डाउन व्हाट इज द आंसर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका साइन किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। बहुत बच्चे ने ए आंसर मार्क किया होगा, लेकिन ए नहीं है। व्हाट इज द आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। नॉट अ हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जस्ट द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, जस्ट रिमेंबर डिफेंस मिनिस्ट्री साइन अ डील व्हिच वर्थ, उसका वर्थ क्या है देखो डील का, 5300 करोड़ with Bharat Electronics Limited for the procurement of electronic fuels for the Indian Army for the period of 10 years. The electronic fuels is used in a heavy caliber guns. Bharat Electronics Limited is an Indian government owned aerospace and defense electronics company. ठीक है, तो आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है नोट मेकिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से नोट्स मेकिंग करोगे उतने ही ज्यादा आपके नंबर आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोचो थोड़ा सा। चलो, आई होप आप लोगों में से कुछ बंदे ये जो पर्टिकुलर सवाल है आपका, ठीक है, इसके लिए जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। अभी पर्टिकुलरली, ठीक है, जो मरकॉम कैपिटल, कैपिटल ग्रुप एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली किसके बारे में है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। अब जो अडानी ग्रीन ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगेन रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां पे क्या है, रैंकिंग की गई, किसको रैंकिंग की गई है? ग्लोबल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर्स सेक्टर्स। ठीक है, तो उसमें उनका रैंक कितना है? रिमेंबर द रैंक इज सेकंड। कितना रैंक आया है? सेकंड रैंक आया है। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाई है उसके लिए। प्लीज राइट डाउन दिस। मैक्रॉम कैपिटल ग्रुप का रिपोर्ट है इसके ऊपर, क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन एंड सर्च फर्म्स जो है उनके लिए। इसलिए क्लीन एनर्जी फर्म का मतलब होता है आपका ग्रीन एनर्जी। ठीक है, उसमें क्या है? दिस अचीवमेंट अलाइन विद द एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर ऑफ 2030। पूरे भारत का टारगेट हमारा 500 का है। व्हाट दे आर सेइंग, हमारा खुद का क्या होगा? 45 का होने वाला है। दैट इज ह्यूज, आई कैन से। दिस रिडक्शन अंडरस्कोर आवर कंटिन्यू एंड unwavering commitment as the fastest growing renewable energy place in the world and on a target of achieving the ambitious goal of 45 gigawatt renewable energy capacity by 2030. The ranking by Percoms Capital, a premier clean energy communication and consulting firm, highlighted that Adani Group's significant contribution to solar energy landscape. And that's why it is very, very, very much important for
इंडिया एज वेल। इतने ही ज्यादा हमारे, देखो ऐसा तो होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला है तो गवर्नमेंट अचीव कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। उसको सपोर्ट भी चाहिए कंपनियों का। अगर कंपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तभी जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स है वो हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो इसके बारे में। चलो, आई जस्ट होप कि इस सवाल पे आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। सवाल देखो क्या है, द आर्ट ऑफ लिविंग। अब सवाल ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंटिटी, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक एमओयू साइन किया है विद एक स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए? इन ऑर्डर टू सॉल्व द इशू ऑफ वाटर क्राइसिस। जो भी वाटर क्राइसिस के इशू चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इशू ऑफ वाटर क्राइसिस द एमओयू हैज बीन साइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि आंसर राजस्थान होगा, लेकिन राजस्थान आंसर नहीं है। तो ये नहीं है कि बस वाटर क्राइसिस का इशू है तो बस राजस्थान में इशू होगा, ऐसा नहीं है। What should be correct answer? Correct answer is the Maharashtra. Yes, this is very important. You have to remember this. Again, the art of living social project takes immense pride in unveiling a strategic partnership, again, in transformative measures, ensuring the water positivity for the state of Maharashtra. The MOU was signed in Mumbai between Art of Living Social Project and the Department of Soil Water Conservation, that is Government of Maharashtra. यहाँ पे आरटीआई लिविंग has already taken up initiative to make India water positive and made immense progress in regenerating the 70 plus rivers, their tributaries and their streams. Total 90,000 plus groundwater recharge structure have been built across 8 states. ठीक है, तो जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 is a collaborative initiative of pioneering groundbreaking practices across 85 tahsils and in a 30 districts, which is very much important. And art of living महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, very important है। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो, ये बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये। ये पर्टिकुलर जो न्यूज थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। आई होप आप लोगों ने कहीं तो पढ़ा होगा। देखो क्या सवाल पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर है? व्हाट यू थिंक, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ पर है? अगेन अभी रिसेंटली, हालांकि वो न्यूज में भी था। रिमेंबर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अगर आप देखोगे तो कहाँ पर मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा, इंडिया में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी था। ठीक है, याद कर लेना, पेंटागन यूएस में था, क्योंकि पहले सबसे बड़ा ऑफिस हुआ करता था, नाउ इंडिया में है। डायमंड्स का ऑफिस है, तो वहां पे डायमंड्स की हम सारी चीजें करते रहते हैं, तो वहां पे सबसे हाईएस्ट है, वो लार्जेस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल किसके बारे में है? यहाँ पे सवाल है आपका वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी ऑन अर्थ। वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी ऑन अर्थ कहाँ पे बनाई गई है? Remember, what is your correct answer? Correct answer is चाइना। कहाँ पे बनाई गई है? चाइना में जो है बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई है? चाइना में बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है आपकी? चाइना में बनाई गई है, वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी ऑन अर्थ। कितना डीप है? याद करो, टोटल 2400 मीटर डीप है लैबोरेटरी, which is located in a southwest China, that is Sianchin provinces. ठीक है, टोटल रूम कैपेसिटी कितना है देखो। ठीक है, देन अगेन ये सारे जो काम होते हैं चाइना बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। नेक्स्ट,
थोड़ा सोचो इसके बारे में। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बोला गया है देखो, which finance company has been rebranded as Griham Housing Finance. This is nothing but a very famous, that's a Poonawalla Housing Finance. कौन याद तो ये जो पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस है उनका है, ठीक है। तो ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस है, उसको रिब्रांडेड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेशली उसके लिए नोट्स भी लिखा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपके नोट्स में, तो पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस has been rebranded as a Griham Housing Finance with global private equity firm TPG now holding 99.02% stake in a housing finance company. Before being promoted by Poonawalla Financial Corp, the housing financiary was a part of a Magma Group. ठीक है। The US-based alternative asset management firm TGP has committed a total capital of 1,000 crore, of which it infused 538 crore in Q2 under the first tranche. Next, थोड़ा सोचो इसके बारे में। चलो, आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, वेरी फेमस। क्या आप मुझे बता सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का ही एक स्टेट है जिसने अभी जीरो हंगर फूड प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जीरो हंगर फूड प्रोग्राम मतलब उन्होंने बोला है कि जो हंगर है उसको जीरो कर देंगे अपने पर्टिकुलर स्टेट में। कौन सा स्टेट होगा वो, मतलब उन्होंने नाम भी दिया है फूड सिक्योरिटी जीरो हंगर प्लेटफॉर्म। नॉर्थ ईस्ट का है कोई तो स्टेट जिन्होंने बोला है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्चेड बाय सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी ट्रू। एंड रिमेंबर, ये कौन सा एसडीजी का पार्ट कोई बोलेगा मुझे? एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है? हंगर वाला, फूड सिक्योरिटी वाला। फूड सिक्योरिटी, तो उसमें एसडीजी जो आता है आपके, वो कौन से एसडीजी में आता है? 1 2 3 4 कौन सा आता है? रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट एसडीजी 2। कौन सा था एसडीजी नंबर 2? और कहां पर है आपके? मेघालय। ये भी याद कर लेना, अभी न्यूज में था ये फूड सिक्योरिटी कैंपेन। ये जो फूड सिक्योरिटी कैंपेन है वो किसके द्वारा लॉन्च है? नॉर्थ ईस्ट में मेघालय द्वारा लॉन्च है। किसका पार्ट है ये? एसडीजी सेकंड का ये पार्ट है। नाउ नाउ कम टू दिस करंट क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट क्वेश्चन? हु हैज बीन अपॉइंटेड as a brand ambassador of Tripura state to promote tourism in the state? टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कौन होगा? रिमेंबर, नथिंग बट दादा, दैट इज सौरभ गांगुली। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया उनके बारे में, दैट इज a BJP led government in Tripura has inducted the former cricketer Saurabh Ganguly as a brand ambassador for the promotion of tourism in the state. ठीक है, the former Indian cricket skipper, that is Ganguly, Tripura tourism minister Sushant Chaudhary signed an agreement at a historic, ठीक है, Ujjavan Palace on the erstwhile Manika dynasty at Agartala. As a part of agreement, Ganguly should shoot videos, okay, at Ujjavan Palace and at the uh,
Chabimura in a Gomati district, the two major tourist attraction. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेस है, सभी जाकर वहां पे एक्सप्लोर करके आओ, और वहां पे हम जाएंगे तो आगे इकोनॉमिक के लिए अच्छा बेनिफिटेड है। नेक्स्ट सोचो। वैसे अगर आप सवाल को देखोगे तो सवाल इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। कौन सा वो देश है जिसको अवार्ड मिला है फॉर इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज फॉर 2023 to an NGO in Afghanistan that work to promote and protect the rights of women in Afghanistan? कौन सा कंट्री है? Which country has awarded the International Gender Equality Prize for 2023 to an NGO in Afghanistan that works to promote and protect the rights of? ये बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे देश में जाके काम करना जहां पर मतलब वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है। रिमेंबर दैट एनजीओ इज नथिंग बट फिनलैंड का एनजीओ है। कंट्री कौन सा, सॉरी कंट्री कौन सा आपका? फिनलैंड का वो कंट्री है, ठीक है। स्पेसिफिकली बात करें तो फिनलैंड इज अवॉर्डेड एज इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज 2023 टू एन एनजीओ व्हिच इज वर्किंग इन अफगानिस्तान, ठीक है। अगर नाम लिखोगे तो, और उसका नाम क्या है? अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। इट डज इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क टू प्रमोट द सेफ्टी ऑफ अफगान वुमेन। Ever since the Taliban come into power, Afghanistan is an example of a country where women's human rights are systematically suppressed and girls have been denied access for secondary education and women to the higher education. Okay, so again, this is like very much important. Finland was one of the first country in the world to extend the right to vote and stand for the election to all women and men in 1906. That's why Finland का बहुत बड़ा नाम है। टेक अ टाइम, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। Who has been honored with a Diwali Power of One award 2023? The correct answer is Ban Ki. This is your correct answer. Okay. Now remember, the former Secretary General Ban Ki-moon honored with the Diwali the Power of One award 2023. The former UN chief है ये, ठीक है, honor with the lifetime achievement award 2013, ठीक है, at the Diwali stamp, the power of one award, ठीक है। Now, so this is again very much important for you. Now that's it for the today. आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। Thank you so much for your support. Thank you so much.